So, hi everyone, this is Shresht and I welcome you all in our lovely channel PWIIT Jam and CSI Net। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हमारी ये सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सर ऑर्गनोमेटालिक से डील कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में सर ने बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाया आपको। आज सर लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गनोमेटालिक्स के अंदर स्ट्रक्चर्स के बारे में। अरे स्ट्रक्चर्स ये क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, थोड़ा सा ये नया देखने में लगेगा, बट जैसे जैसे अभी हम लोग आगे लेक्चर में बढ़ते जाएंगे सब चीज़ें बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा टारगेट रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे डिवीजन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग फॉर्मूलेज देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस रखो कि स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर लास्टली मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेरे सामने आता है इंट्रोडक्शन। तो स्ट्रक्चर होता क्या है? ठीक है सर, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आइए मैं बताता हूं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर्स, अच्छा स्ट्रक्चर अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेसिकली 2 तरीके के डिवाइड होते हैं। 2 तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। मैं भले ही इसको ऑर्गनोमेटालिक्स के सीरीज में पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑर्गनोमेटालिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होंगे, बट साथ के साथ हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस से भी हम लोग साथ के साथ उसको डील कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला जो हमारा आएगा वो आएगा ऑर्गेनोमेटालिक्स, ऑर्गेनोमेटालिक्स। हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, दूसरा हम लोग किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक्स में, ऑर्गेनिक्स में। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा। अब ऑर्गेनोमेटालिक्स में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो मेनली हमारे किससे बिलोंग करते हैं? वो मेनली हमारे बिलोंग करते हैं मेटल क्लस्टर्स। मेटल क्लस्टर्स, देखो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना। किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं कह रहा हूं चाहे वो IIT जैम का एग्जाम हो, चाहे वो CSI नेट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो CUET का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होता है इससे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतने कम टाइम में ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है और आपको मार्क्स दिला के जाता है ना बच्चों। तो हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक्स में बेसिकली मेटल क्लस्टर्स में डील करेंगे। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। और ऑर्गेनिक्स में हम लोग किससे किससे डील करेंगे? तो ऑर्गेनिक का मैं 2 पार्ट कर देता हूं। ऑर्गेनिक के मैं 2 पार्ट कर देता हूं। पहले पार्ट में लिखूंगा बोरेन्स। हाँ, अब चीजें क्लियर होने लगी होंगी थोड़ी थोड़ी। बोरेन्स। और दूसरे पार्ट में मैं लिखूंगा कार्बोरेन्स। कार्बोरेन्स। ठीक, हम लोग ऑर्गेनिक्स में बोरेन्स और कार्बोनेन्स के स्ट्रक्चर्स, उसके फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब मेटल क्लस्टर के जैसे एग्जांपल क्या है? जैसा एग्जांपल की अगर बात करें तो आपको पता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं RH6CO16, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर, मेटल क्लस्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग सब चीजें क्लियर कर लेंगे। फिर अगर बोरेन्स की बात करें तो बोरेन्स का अगर हम एग्जांपल लें तो ये तो सबको पता है, जैसे कि B2H6, B6H6, है ना बच्चों, ये चीज आपको पता है। ये हमारे बोरेन्स कहलाते हैं जिसमें बोरॉन और हाइड्रोजन एटम मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है, अपना कंपाउंड, अपना मॉलिक्यूल बना रहा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कार्बोरेन्स में क्या होता है? कार्बोरेन्स में क्या होता है? एक BH यूनिट हटके एक कार्बन लग सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोरेन। मतलब जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हमारे बोरेन के अंदर कार्बन एटम भी प्रेजेंट हो तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा, वो जो एंटिटी बनेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोरेन। ठीक है, इज सिंपल एज दैट। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में लिखूं C2B10H12 का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं।
फिर दूसरा एग्जांपल में जैसे मैं अगर यहां से लेना चाहूं तो अभी मैं आगे समझाऊंगा कि किसको किससे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग मॉलिक्यूल्स या आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूं और मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि बोरोन और हाइड्रोजन मतलब एक BH यूनिट एक कार्बन के बराबर होती है। अभी हम लोग लिखेंगे वो चीजें, अभी मैं आगे बताऊंगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बोरोन एक हाइड्रोजन के बराबर, एक बोरोन और हाइड्रोजन एक कार्बन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इससे बनाना चाहूं तो ये क्या बनेगा, CbH5। इट्स सिंपल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन में 4 होते हैं, बोरोन में 3, हाइड्रोजन का 1, ऐसे करके ये बन गया। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो फॉर्मूले देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनोमेटालिक्स। ऑर्गेनोमेटालिक के केस में जब हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना होता है तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है। अच्छा सर, आज ही क्यों ये पढ़ा रहे हैं, इसके पहले भी तो ले सकते थे ये। नहीं, अभी देखना सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है TEC। क्या होता है, TEC। और TEC का मतलब क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करना हमारा पहला स्टेप है, हमारा पहला टारगेट है। सबसे पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम लोग। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे, ये चीज हमने सीख रखी है। कैसे, पीछे हमने सीख रखी है VSC से। कैसे करते थे हम लोग, जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला मैंने पढ़ाया था तो क्या कहते थे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ना, वही चीज यहां पे करनी है। याद करो वाला लेक्चर, पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने पढ़ाया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल में, और मैंने 3 रूल बताए थे कि अगर हमारा लिगेंड क्लोराइड हैलाइड टाइप का होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बोनिल टाइप का होता है तो 2 देता है, और अगर कोई रिंग टाइप का होता है तो उसकी हेप्टिसिटी के बराबर वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है। याद आया, कुछ लिंक कर पा रहे हो ना। तो वहां पे हम लोगों ने VSC का फंडा सीखा था, वही VSC हमें क्या करना है, यहां पे अप्लाई करना है। VSC मतलब वैलेंस, क्या हो गया, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक, ये जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वही चीज करना है, क्या, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ठीक, ये हमारा स्टेप 1 हमें क्लियर हो गया। अब अगर हम स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 क्या होता है यहां पे, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप हमारा होगा PEC। PEC फाइंड करना। और PEC क्या होता है बच्चों, PEC होता है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वो पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे, उस नंबर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला यहां पे आने वाला है वो होता है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब PEC का फॉर्मूला क्या होता है, तो PEC का फॉर्मूला हमारे पास आएगा TEC माइनस 12 इंटू N। ठीक, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास PEC का, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला आता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे N क्या होता है, वेयर N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेटल्स। ठीक है, N क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल्स होता है। इस फॉर्मूले में हम लोग अपनी डिजिट्स रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, PEC आ जाएगा। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा होगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। क्या, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे PEC, जो यहां पे आया है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, जो आएगा PEC बाय 2। PEC बाय 2 करेंगे तो कुछ Z नाम की वैल्यू आएगी, कुछ Z
वैल्यू आएगी यहाँ पे, हमें कुछ एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसको मैंने अभी z लेट कर लिया, ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल। अब मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं कुछ 2-3 चीजें लिखने वाला हूं, उसमें वो चीज सब क्लियर हो जाएगी कि हम लोग क्या करते हैं स्टेप नंबर 4 में नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, नेमिंग। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप 4 है नेमिंग। अब नेमिंग किस बेस में करेंगे, नेमिंग हम z के बेस में करते हैं, और z के बेस में कैसे करेंगे, z के बेस में जो नेमिंग होती है वो ऐसे होगी, क्या, n प्लस माइनस m इज इक्वल्स टू z, ये फॉर्मूला आता है, मतलब नंबर ऑफ मेटल एटम प्लस माइनस 1 2 3 4, अभी आएगा यहाँ पे वैल्यूज, मैं अभी लिखूंगा, फिर उसके बाद वो किसके इक्वल आना चाहिए, z के इक्वल आना चाहिए, और z क्या है, Pc/2, ठीक है। अभी यहां तक थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप लो, क्या कह रहे हैं हम, सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हमें पता है कैसे, फिर उसके बाद हमें पता है पीईसी कैसे फाइंड करना है, पीईसी फाइंड करने के लिए हमें टीईसी -12 इंटू एन करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल्स, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PEC/2 करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, Z की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, नेमिंग। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है, Z की वैल्यू आई है, उस बेसिस में हम लोग नाम देंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो नाम के लिए n प्लस माइनस m इज इक्वल टू Z, ठीक, ये बात समझ में आ गई। n क्या है, यहां पे भी नंबर ऑफ मेटल, m क्या है, m यहां पे आएगा इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 0 1 2 3 4, अभी मैं लिखाऊंगा, और z क्या है, z यहां से जो आएगा PEC/2, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब अगर मैं लिखूं, मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं, n -1 n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5, नजर आ रहा है n प्लस 5 तक, हाँ नजर आ रहा है। n -1, अगर हमारे पास m की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब कहने का ये है कि n में -1 करने पे z के बराबर आ रहा है। अभी जब एग्जांपल्स करेंगे ना सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब तक के लिए तुम ऐसे समझो, ठीक है। तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे सुपर क्लोजो, क्या नाम देंगे, सुपर क्लोजो नाम देंगे, ठीक है। अगर n आएगा तो क्या देंगे, हाइपर क्लोजो। अगर n प्लस 1 आएगा तो क्या देंगे, क्लोजो। n प्लस 2 आएगा तो क्या देंगे, नीडो, ऐसे एरैक्नो, एरैक्नो, फिर हाइपो, और n प्लस 5 वाले को क्या देंगे, क्लैडो, इधर लिख देता हूं क्लैडो, नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये शीट भी आपको मिल जाएगी, ठीक। क्या लिखा है, n -1 में सुपर क्लोजो, n में हाइपर क्लोजो, n प्लस 1 अगर आएगा तो क्लोजो, n प्लस 2 आएगा तो नीडो नाम देते हैं, n प्लस 3 आएगा तो एरैक्नो देते हैं, n प्लस 4 आएगा तो हम लोग क्या देते हैं, हाइपो, ये ओ लिखा है हाइपो, n प्लस 5 आएगा तो हम लोग क्लैडो नाम देंगे। अब ये डिजिट्स कैसे आएंगी, कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो क्या करो, इस वाली टेबल को अच्छे से अपने पास बना लो, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अगर आगे हम लोग देखें, क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, जैसा कि आपको पता है आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल सिखाया गया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हमारे पास ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस में हम लोगों ने स्टेबिलिटी वगैरह देखा था कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करेगा, कौन हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करेगा। तो अब हमारी बारी है इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में जाने से पहले आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ये मैंने उस लेक्चर में ही बोला था, ये मैंने आज भी बोल रहा हूँ, अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए थी। चलो नहीं याद हुई कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। क्या सबसे पहले क्या आता है, SCTI VCR MN FE
CONiCuZn। क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक, ये बात हमें पता है। अब अगर मैं इनकी डी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आपको पता है इनकी क्या होती है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं पूरे, इसमें 4s भी प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आगे यहां पे लिख दूं 4s2 तो सब में 4s2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर Sc की बात करें तो Sc के केस में कितने हो जाएंगे? 3। इसके केस में कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4, ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सब क्या है? VSE, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। किसके? हमारे डी सीरीज के। ठीक है, ये चीज याद हो गई? चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर से लिख दिया। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में किसके नीचे कौन सा आता है। ठीक है, तो वो टास्क आपका है कि आपको देखना है 4D और 5D सीरीज। अब हमारे पास पहले ऐसे करके कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा। तो हमने पीछे स्टेप्स क्या सीखे थे? हमने पीछे स्टेप सीखे थे, पहला स्टेप क्या होता है? TEC फाइंड करना। पहला स्टेप था TEC फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या था? PEC फाइंड करना। तीसरा स्टेप क्या था? हमारा स्ट्रक्चर फाइंड करना। वो कैसे आता था? PEC/2 से आता था। क्या? PEC/2 से आता था। ठीक, और PEC/2 से आता था तो फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? नेम निकालते थे। नेम कैसे आ रहा था? N + -M = Z, ऐसे करके। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये 4 स्टेप हम लोग सब में लगाएंगे। पहले क्या है? RH6CO16। अब फिर से मैं बता रहा हूं, CO यहां पे कार्बोनिल है। जब हमारे पास C और O दोनों हो, कैपिटल लेटर्स में लिखे हों, तो वो क्या कहलाता है? हमें कार्बोनिल कहलाता है, क्योंकि इसमें ये कार्बन और ऑक्सीजन है जो आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। और अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो, मतलब C कैपिटल हो और O छोटा हो, तो ये क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये बेसिक सी एक बात थी जो कि क्लियर हो गई। ठीक, तो हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है? RH6CO16। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या? RH कहां पे आता है? RH आता है कोबाल्ट फैमिली में, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहें तो RH कितने हैं? 6 हैं। तो 6 × कोबाल्ट के कितने हैं टोटल? 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आएगा? 9। देखो आराम आराम से समझा रहा हूं, आराम आराम समझो। प्लस हमको पता है एक कार्बोनिल कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितने हैं टोटल? 16 है। ठीक है, ये बात यहां तक हमें क्लियर हो गई। बस और कुछ है? नहीं। तो अब इसको कैलकुलेट करो। 9 6 कितना होता है? 54, प्लस ये कितना होता है? 16 2 32। ठीक, अब इसको ऐड करो। जब इसको ऐड करोगे 4 2 6 5 3 8, कितना आ गया हमारा TEC? हमारा TEC आ गया 86 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं अभी तक। TEC हमारा आ गया। अब हमें फाइंड करना है PEC, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। वो कैसे फाइंड कर रहे थे? TEC - 12 × N से। ठीक, तो TEC हमारा कितना आया है? 86 - 12 × N। अब N नंबर ऑफ मेटल कितने हैं यहाँ पे? RH, रोडियम मेटल कितने हैं? 6। ये हो जाएगा 6। 86 - 12 6 कितना होता है? 12 6 72। कितना? 72। इसको माइनस करो। क्या? 6 में से 2 गया, 4 बचा। 8 में से 7 गया, 1 बचा। कितना आ गया? 14 आ गया। 14 क्या आ गया? इसका पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया। क्या काम खत्म हो गया? अभी काम नहीं खत्म हुआ। फिर थर्ड स्टेप क्या है? PEC/2, मतलब 14/2 करना है। 14/2 करना है। इसको जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। भाई ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, 7 आ जाएगा। भले ही प्रोसेस जो है ना वो तुम्हें थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हें आंसर आएगा ना तुम्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमारे केमिस्ट्री में होते हैं। ये क्या है? सिर्फ 4 स्टेप का ही तो है और नंबर दिला देता है हमेशा में।
हमें क्या कह रहा है 7, और 7 क्या है हमारी z की वैल्यू है, 7 क्या है हमारी z की वैल्यू है, मतलब 7 z की वैल्यू है। n कितने थे वहां पे देखो 6 थे ना, 6। अब हम 6 में ऐसा क्या ऑल्टरेशंस करें, क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करें कि हमारे पास 7 आ जाए, तो हम क्या करेंगे +1 करेंगे, +1 करेंगे। अब अगर n+1 कर दिया मतलब 6 में +1 कर दिया 7 आने लाने के लिए, क्योंकि 7 यहां था, मैंने बताया था, देखो पीछे, देखो पीछे ये बोला था ना n + -m = z। z की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है, n की वैल्यू क्या दे रखी थी RH 6 दे रखा था, तो 6 को क्या करें कि 7 बन जाए, वो +1 कर दे। और हमें पता है n+1 की सिचुएशन कौन सी है, n+1 क्लोजो कहलाता है, क्लोजो कहलाता है ना। कौन सी सिचुएशन बनी है, ये n+1 की सिचुएशन बनी, n+1 जो कि क्या कहलाता है क्लोजो, क्लोजो कहलाता है। क्लियर हो गया क्या, हमें पता चल गया RH6CO16 का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लोजो होगा। ठीक है, अच्छे से नोट करो, कितना सिंपल था। फिर अगर बात करते हैं OS3CO12 की, तो ऐसे इसमें भी करेंगे। OS किसके नीचे आता है, आयरन के नीचे, ऑस्मियम। आयरन का कितना है 8, ठीक है, कितने हैं 3 है, तो क्या होगा 3 × 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस, उसके बाद क्या है कार्बोनिल, कितने हैं 12, तो 12 × 2, क्या कोई चार्ज वगैरह है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आराम से सॉल्व करो। 8 3 = 24 प्लस 12 2 = 24, इसको जब तुम ऐड करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 48, ठीक 48 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है PEC फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड होता था, TEC - 12 × n, n कितने हैं यहाँ पे 3, क्या आ जाएगा 48 - 36, माइनस करो 2 1, कितना आ गया 12 आ गया। देखो एक जो समझदार बच्चा होगा ना, वो ये लेक्चर कहानी के जैसे या पिक्चर के जैसे नहीं देख रहा होगा, वो साथ के साथ सॉल्व भी कर रहा होगा, कॉपी पेन लेके बैठा होगा, वही सबसे समझदार बच्चा है। हाँ, क्योंकि सर तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर पढ़ा के चले जाएंगे कॉन्सेप्ट, हो सकता है तुमको ना समझ में आए, हो सकता है तुम्हें चीजें ना क्लियर हो पाए सही से, तो क्या करो कॉपी पेन लेके बैठो, साथ के साथ सॉल्व करते चलो। ठीक है बच्चों, चलो अब अगर हम PEC/2 की बात करें तो क्या हमें करना है 12/2 करना है, 12/2 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब जैसे ही 6 आ गया हमें पता है क्या z की वैल्यू है, मतलब इसको इधर लिखना है = नंबर ऑफ मेटल्स कितने थे 3 थे ना 3। अब हम 3 में क्या प्लस माइनस करें कि हमारा 6 आ जाए, हमको पता है, ये तो बचपन में सीखा था, 3 + 3 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ये कौन सी सिचुएशन बन रही है, ये बन रही है n+3 की सिचुएशन बन रही है। और n+3 क्या होता था, देखो एरेक्नो होता था, n+3 एरेक्नो होता था, है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा एरेक्नो। ठीक, एरेक्नो, ऑप्शन में एरेक्नो दिया गया होगा, टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तीसरे की बात करें, अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या लिखा है, ऑस्मियम 5 कार्बन को कार्बोनिल 15। अब यहाँ पे कार्बन क्या नई बला दे दी है, सर ने जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ाया था तो उसमें बताया था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी हम लोग ले लेते हैं पूरी पूरी। भाई जो भी एक एलिमेंट दिया गया होता है उसकी वैलेंसी कितनी है वो हम लोग काउंट कर लेते हैं जब VAC फाइंड करते हैं, वही चीज यहाँ पे भी करनी है। आइए करते हैं। हमको पता है ऑस्मियम किस में आता है, हमारे पास आता है आयरन में, फेरस, ठीक है, रुथीनियम, फिर उसके बाद क्या आता है ऑस्मियम। तो 8 होते हैं इसके केस में, ठीक, हमको ये बात पता है। 8 × है कितने 5 प्लस क्या लिखा है कार्बन, कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं 4, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस क्या है कार्बोनिल कितने देता है 2 और है कितने 15, इसको सॉल्व करो, 8 5 जा कितना होता है 40 प्लस 4 प्लस 15 2 जा कितना होता है 30, ये कितना टोटल बन जाएगा, देखो कितना बनेगा 4 5 6 7 70 प्लस 4 74 हमारे पास बन गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना सिंपल कैलकुलेशन थी, बच्चे घबरा जाते हैं।
74 हमारा PEC है, सॉरी हमारा TEC है। अब हमें PEC फाइंड करना है। क्या 74 माइनस 12 इंटू एन करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू एन कितना है, 5। इसको सॉल्व करो, 74 माइनस 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 1 1 आएगा, हाँ सही है, 14 आएगा। ठीक, अब 14 आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, PEC बाय 2, 14/2। जैसे ही तुम 14/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बात हमको पता है। अब 7 आ गया तो हमको पता है क्या, इक्वल्स के उस साइड लिखना है 7, और हमारे मेटल्स कितने थे, 5। अब 5 में हम क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, हमको पता है 2 ऐड करने पे आएगा। 2 ऐड करने पे आएगा तो ये कौन सी सिचुएशन बन गई, n+2 की सिचुएशन बन गई। और n+2 को हम लोग क्या कहते हैं, नीडो कहते हैं। देखो n+2 को क्या कहते हैं, नीडो कहते हैं, लिख रखा है मैंने पहले। तो क्या आ गया इसका नाम, इसका नाम आ गया नीडो। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल नोट कर लो अच्छे से, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब फॉर्मूला आएगा ऑर्गेनिक्स के लिए। अब ऑर्गेनिक्स में क्या है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, क्या, बोरेन्स और कार्बोरेन्स। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। तो अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे सबसे पहले तो मैं वही लिख देता हूं, क्या हमारे पास क्या था, n-1, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5। ठीक, इसके लिए नाम क्या आता था, सुपर क्लोजो। इसके लिए नाम क्या आता था, हाइपर क्लोजो। इसके लिए क्या आता था, क्लोजो नीडो अरैक्नो, क्लोजो नीडो अरैक्नो, फिर हाइपो, और लास्ट में क्या आता था, क्लैडो। ये बात हमको पता है, ये ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी ऐसा ही आता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बोरेन्स के केस में क्या होता है, तो बोरेन्स के केस में बच्चों ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लो। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना, कहां से, हमारे हाइपर क्लोजो से स्टार्ट करना, BnHn। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते जाना, नीचे 2- बढ़ाते जाना। क्या मतलब सर का, सर का मतलब है BnHn 2-। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके नीचे बढ़ना तो क्या करना, BnHn 4-, फिर BnHn 6-। अभी ये n क्या है मैं बताऊंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ बोरेन प्रेजेंट इन अवर मॉलिक्यूल। आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा। फिर कहां तक आ गया, BnHn क्या आ जाए, -8 आ जाए, BnHn 10- आ जाए। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक, अब अगर हम यहां ऊपर की बात करें, सुपर क्लोजो, तो सुपर क्लोजो का जो केस होता है BnHn 2+। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई कि बोरेन का केस जब आएगा तो हम लोग ये फॉर्मूले लगाएंगे और ऐसे करके निकालेंगे, बोरेन देख के ही हम पता लगा लेंगे। ठीक है, अब ये सिचुएशन कैसे बनेगी, तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। यहां पे ये सिचुएशन ऐसे बनेगी कि अगर जैसे सपोज करो हमें क्या दे रखा हो, B2H6 दे रखा हो। अब B2H6 में n, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू देखो, n है, अगर ये वैल्यूज अलग अलग होती तो यहाँ n होता, यहाँ m होता। इतना तो कॉमन सेंस है सबके पास। यहाँ पे तो n की वैल्यू 2 है और इधर n की वैल्यू 6 है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, B2H2.H4। समझ में आया, कितना सिंपल है। मतलब 6 हाइड्रोजन थे जिसमें 2 हाइड्रोजन को हमने अलग रख दिया, 4 हाइड्रोजन को अलग रख दिया, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो अब हमारा ये n की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक, और हम फिर क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन को क्या करा देते हैं, डिसोसिएट कराते हैं। और आपको पता है जब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में डिसोसिएट होता है तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, माइनस चार्ज। तो 4 हाइड्रोजन जब बाहर जाएंगे तो कितना चार्ज ऊपर आएगा, 4- आएगा ना। 4 हाइड्रोजन H+ बाहर जाएंगे तो 4 H- ऊपर आएगा मॉलिक्यूल के।
तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाएगा, अगर ये हमारे क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए भाई, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर निकालना है ना। अगर ये 4H हमारे डिसोसिएट हो जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, B2H2 क्या 4-, और हमको पता है B2H2 4- अगर है मतलब BnHn 4- है तो क्या आता है नाम, नीडो आता है। बस सिंपल, इसका नाम क्या आ जाएगा, नीडो आ जाएगा, है ना। कितना इजी, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट और याद करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन का। एक कॉन्सेप्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि अगर मैं यहां पे लिख दूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमको पता है, लिख देंगे अभी। कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, अगर हम क्या कहें, अगर हमें कार्बन बनाना है और बोरोन के टर्म्स में बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोरोन एक एटम ले लें या बोरोन एक एलिमेंट ले लें और साथ में एक हाइड्रोजन एलिमेंट ले लें। हाइड्रोजन में तो 1 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो बोरोन और हाइड्रोजन एक एक एलिमेंट मिलके क्या बना सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बना सकते हैं। और हमारा वो 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज किसके इक्वल होगा, कार्बन के इक्वल होगा। बात समझ में आई मेरी, नहीं समझ में आई तो देखो, क्या बोरोन का केस तो एज इट इज रहेगा बोरोन। ठीक, अगर हमें कार्बन को बोरोन के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको BH यूनिट लिख सकते हैं। मतलब बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाले और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया, हमारे किसके बराबर हो गया, कार्बन के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में 2 चाहिए हमें भाई, इसमें 3 होते हैं तो 2 चाहिए, मतलब BH2 यूनिट। BH2 यूनिट अगर हम लगा देंगे भाई, बोरोन के कितने 3 और उसके हाइड्रोजन के कितने 2, टोटल इट विल मेक क्या N, मतलब 5। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो एक BH3 यूनिट लगानी पड़ेगी, 3 + 3 कितना हो गया 6। तो ये कॉन्सेप्ट, पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये सब अभी आगे यूज आएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमसे कहता है आइसोलोबल एनोलॉगी का। आइसोलोबल एनालॉगी का, जो सर ने पीछे पढ़ाया था, है ना। देखो अब यूज आ गया ना आइसोलोबल एनालॉगी का, इसीलिए सब चीजें सीरियल ऑर्डर में पढ़नी चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक, अब आइसोलोबल एनालॉगी में अगर मैं यहां पे लिखूं हमारा डी ब्लॉक की बात करूं और इधर मैं बात करूं मेन ग्रुप की, मैंने बोला था उसमें ऑक्टेट रूल होता है और डी ब्लॉक में क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है ना, मैंने ये बोला था। मेन ग्रुप में क्या होता है, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं और हमारे जो डी ब्लॉक होते हैं उनमें क्या होता है, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। तो ये बात हमको पता है क्या, 16, 17, 18, 19 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन मेटल्स के होंगे, ये किसके, ट्रांजिशन के, ट्रांजिशन मेटल्स, तो हमारे जो बाकी के जैसे मेन ब्लॉक के हो गए या फिर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हो गए, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेन ब्लॉक, तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमको पता है 6 के बराबर आइसोलोबल होगा, ये किसके बराबर होगा, 7 के बराबर आइसोलोबल होगा, ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर आइसोलोबल होगा, और ये किसके बराबर होगा, 9 के बराबर आइसोलोबल होगा। ठीक, ये बात हमको पता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अभी इसका यूज आएगा, अच्छे से नोट कर लो, यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट थे, ये फॉर्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है B2H6 का स्ट्रक्चर फाइंड करो। ठीक है, तो B2H6 का स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे भी देख लिया, सिंपली N की वैल्यू हमें सेम करनी है, तो इसको कैसे लिख दें, B2H2.H4। अब ये 4 हाइड्रोजन क्या करा दूं मैं, डिसोसिएट करा दूं, तो क्या बन जाएगा, B2
H2 4- और हमको पता है ये कौन सी यूनिट बनी है, BnHn4- बनी है यूनिट। और BnHn4- क्या कहलाती थी, देखो पीछे, BnHn4- क्या कहला रही है, नीडो कहला रही है। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, नीडो। ये हमारा नीडो है, ये हमारा नीडो स्ट्रक्चर देगी। अच्छा सर, इतनी देर से नीडो, एरेक्नो, हाइपो ये सब पढ़ा रहे हैं, क्या सर इसको बना के भी देखना चाहिए, बनाना भी जरूरी है क्या? नहीं, एग्जामिनेशन में नहीं बनाया जाता है ये आपको कभी बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज होती हैं। ठीक है, नहीं पूछता है कभी भी। बस आपको क्या पूछता है, आपको ये प्रोसेस पूछता है कि आपको ये निकालना आता है कि नहीं, आपको स्ट्रक्चर का नाम पता है कि नहीं, आप ये वाला प्रोसेस कर पाते हैं कि नहीं, क्या आपको स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आता है कि नहीं। यही हमारा क्या है, मेन टारगेट है, और इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। B2H6 का हमने फाइंड कर लिया। अब C2B10H12 का फाइंड करते हैं। ठीक है, C2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको पता है एक कार्बन की जगह एक BH यूनिट आती है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम BH लिखें और इसका होल ट्वाइस लिखें तो ये बराबर होगा कार्बन के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और क्या लिखा है, B10 लिखा है, H12 लिखा है। इसको खोलें, क्या है, B2H2B10H12। कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब B को एक साथ लिख लो, H को एक साथ लिख लो, क्या, B12H14। अब B12H14 भी तो भाई सिंपल इसके जैसा आप नजर आने लगा। पहले इसको देख के बच्चे घबरा जाता, कितना टफ है, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। क्या किया, कार्बन की जगह BH यूनिट रखी। BH क्योंकि कार्बन 2 थे तो BH यूनिट क्या होंगी, 2 होंगी। उन दोनों यूनिट को पहले जब मैंने खोला तो 2 बोरोन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए। इधर हमारे पास 10 बोरोन थे और 12 हाइड्रोजन थे, ऐसे। फिर उसके बाद क्या किया, बोरोन को एक साथ लिखा तो 10 + 2 12 बोरोन आ गए हमारे पास, और 12 + 2 14 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास। अब इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, कम वाला नंबर कौन सा है, 12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर B12H12.H2 लिखें और इन 2 हाइड्रोजन को क्या करा दें, डिसोसिएट करा दें, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, देखो B12H12 क्या आ जाएगा, 2- आ जाएगा। और ये कौन सा बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा BnHn2-, BnHn2-, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू देखो दोनों जगह 12 है। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, अब BnHn2- क्या बनता था हमारा, क्लोजो बनता था। बस इसका नाम क्या हो गया, क्लोजो हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, नोट कर लो। थर्ड एग्जांपल क्या दे रखा है, C2B4H7। कोई दिक्कत नहीं। C की जगह क्या है, हमें पता है BH यूनिट है। इसको क्या करो, होल ट्वाइस, क्योंकि 2 कार्बन है, B4H7। साथ के साथ खुद भी सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस होती जाएगी। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये प्रैक्टिस से ही जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो ये फ्री के मार्क्स हैं बच्चों। और फ्री के मार्क्स मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, क्या है, B2H2B4H7। ठीक है, अब B एक साथ कर दो, 4 + 2 कितना हो गया, 6, B6H7 8 9, B6H9। यहां पे क्या लिख सकते हैं, B6H6H3 लिख सकते हैं ना। ये इसको मैं ऐसे करके अलग करके क्यों लिख रहा हूं, मैं भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, मुझे नजर आ रहा है B6H6 3- बनेगा, लेकिन मैं अलग करके क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि 3- कहां से आया। तो B6H6 हमने कर दिया, इनकी वैल्यू सेम। H3 है, H3 को क्या करा दिया, हमने क्या करा दिया, डिसोसिएट करा दिया। तो क्या बन गया, B6H6 3- और ये क्या दिखा रहा है, BnHn3-। तो यहां पे क्या रहा होगा, अब देखो ये मैंने क्यों ऐसे करके दिखाया, ये मैंने इसलिए ऐसे करके दिखाया कि ऊपर माइनस चार्ज भी हो सकता है पहले से। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर क्या रहा होगा, हमारे पास ऊपर रहा होगा माइनस चार्ज।
अब अगर माइनस चार्ज है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन अभी और चल रहा है, तो इस हाइड्रोजन को मैं व्हाइट पेन से लिखता हूं। देखा, समझ में आया, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन और रहा होगा जिसको उसने पहले ही डिसोसिएट कर दिया था। एक हाइड्रोजन और रहा होगा, एक हाइड्रोजन और रहा होगा, यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन और रहा होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और रहा होगा। तो अब की बार -3 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे बनेगा B6H6 4-। समझ में आ रहा है, ये व्हाइट पेन से जो अलग लिखा है वो चीज समझ में आ रही है, क्यों मैंने ऑल्टरेशन करवाई। देखो एक बात और यहां से याद कर लो, जो ऊपर -3 चार्ज आएगा ना वो हमेशा इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर कभी नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि उस अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा वैल्यूज आएंगी। ठीक है, देखो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर फाइंड करने निकले तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है BnHn4-, BnHn4- हमें दिखा रहा है। और BnHn4- क्या होता है, देखो पीछे, BnHn4- हमारा क्या होता है, नीडो, क्या होता है, नीडो। ठीक है, तो इसी के साथ हमें ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए, इसको नोट कर लो। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं। क्या लिखा है इसमें, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है, मतलब आपको पता होना चाहिए इसमें आइसोलोबल एनालॉगी की प्रिंसिपल लगेगी। अब अगर आपको वो नहीं आती है तो वाला लेक्चर देखिए जाके। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है सीपी रिंग की बात कर रहा है, ठीक है, सीपी रिंग की बात कर रहा है। सीपी हमारे कितने हैं, 2 हैं, और ये क्या है, कोबाल्ट है, जो भी 2 हैं, बाकी B4H6 लिखा है। हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को B और H के फॉर्म में लाना है। B और H के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों 2 हैं तो एक काम करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं बाहर, 2 ऐसे करके, ठीक। और फिर हमें पता है एक CP कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहां पे हेप्टासिटी तो दी नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम हेप्टासिटी लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको हेप्टासिटी का कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं आपके, है ना, तो आपको हेप्टासिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सीपी जो रिंग होती है उसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी 5 होती है। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, प्लस कोबाल्ट है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आइए पीछे देखते हैं, कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कहाँ लिखा था मैंने, ये लिखा था कोबाल्ट के लिए। देखो कोबाल्ट हमारे कितने, D7 होता है, 2 S के होंगे तो कितना, 9 इलेक्ट्रॉन हमारे डोनेट करेगा। क्या, कोबाल्ट हमारा 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, वापस पहुंचो, ठीक, कोबाल्ट कितने, 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। B4H6 को एज इट इज रखो। देखो मैं लिखना सिखा रहा हूं पहले, ठीक, कैसे लिखेंगे, ठीक है, तभी सॉल्व कर पाओगे। अब जब हम 9 + 5 करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, हमको पता है यहां पे आ जाएगा 14, और हमको ये बात पता है 14 इज आइसोलोबल विद 4, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन। बस, क्या था, सॉल्व हो गया ये तो। क्या, कार्बन हमारे पास 4 है, मतलब क्या है, यहां पे हम लोग 2 कार्बन लिख सकते हैं, और हमारा क्या, B4H6 एज इट इज चलेगा। यहां पे भी B4H6 एज इट इज चल रहा है। कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या नहीं है। मतलब क्या है, यहां पे 2 BH के यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एक कार्बन BH यूनिट के इक्विवेलेंट होता है, अभी हम लोगों ने पीछे वाले एग्जांपल्स में लिखा। ठीक, फिर आगे क्या है, B4H6, ठीक है। अब यहां पे क्या बन जाएगा, B2H2 B4H6। अब इसको सॉल्व करो एक साथ, क्या करोगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, B6, H6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, B6H8 हमारा मॉलिक्यूल बन गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है तो इनकी वैल्यू एक जैसी लानी है, तो क्या हो जाएगा, B6H6.H2। अब ये जो 2 हैं हाइड्रोजन, इसको बाहर डिसोसिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, B6H6 ब्रैकेट 2-। इसका मतलब क्या है, BnHn2- मिल रहा है। और ये क्या होता है, BnHn2- क्या होता है, आइए देखते हैं, BnHn2-।
देखो क्या लिखा था, BnHn2- हमारा क्या होता है, क्लोजो होता है। मिला ना आंसर, कितना इजी था। बस ये है कि सिस्टमैटिक वे में आप चलोगे तभी काम हो पाएगा। क्या बोला मैंने, क्लोजो, ये क्या होता है, क्लोजो स्ट्रक्चर आ गया। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। पहला कॉन्सेप्ट हमने आइसोलोबल एनालॉगी का लगाया। क्या आइसोलोबल एनालॉगी, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ रहे थे, 10 से ज्यादा आ रहे थे, तो हमने क्या किया, हम 10 से ज्यादा कह रहे हूं मैं, 8 से भी ज्यादा आएगा तो हम लोग आइसोलोबल एनालॉगी लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखा है, 9 + 5, 9 + 5 क्या होता है, 14 होता है। यहां पे आया 14, और 14 किसके आइसोलोबल होता है, हमें पता है 4 के, और 4 क्या है, कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या पता, सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमने यहाँ पे देखो, ये जो पीछे हमने सीखा था, ये सब सब्स्टिट्यूशन और आइसोलोबल एनालॉगी, पहले हमने ये लगाया, फिर उसके बाद क्या लगाया, सब्स्टिट्यूशन लगाया। जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो हमको पता चल गया, कार्बन यूनिट की जगह BH यूनिट रखी, BH यूनिट रख के फिर उसके बाद क्या किया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, B2H2 लाए, फिर उसके बाद B को एक साथ रखा, H को एक साथ रखा, B6H8 आया। B6H8 के बाद क्या किया, क्योंकि हमें N की वैल्यू सेम लानी थी, तो B6H6 अलग कर दिया, .H2 अलग कर दिया, 2 हाइड्रोजन को डिसोसिएट करा दिया, ऊपर 2- आ गया, और हमारे पास B6H6 2- बन गया, मतलब BnHn2- बन गया। और BnHn2- क्या कहलाता है, क्लोजो स्ट्रक्चर कहलाता है। था सिंपल, कितना इजी था, इतना बड़ा हैवी कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, लेकिन देखो कितना छोटा हम लोगों ने कर दिया, BnHn2-। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करें। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं Cp4 है, Ni4 है, तो जब ये दोनों 4 है, 4 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। Cp कितने देता है, 5 देता है, हमको पता है 5, और हमारा Ni कितना देता है, Ni हमारे 10 इलेक्ट्रॉन देता है, Ni हमारे 10 इलेक्ट्रॉन देता है, हमको पता है। फिर उसके बाद क्या, इसको एज इट इज रखो, B4H4। ठीक, हमें क्या पता है, 4 और ये अंदर क्या है, 15, और 15 किसके इक्विवेलेंट है, 15 हमारा किसके इक्विवेलेंट है, 5 के इक्विवेलेंट है। और 5 क्या होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसके इक्विवेलेंट होता है, BH2 के इक्विवेलेंट होता है। कैसे, मैंने पीछे सिखाया था, BH2 यूनिट के इक्विवेलेंट 3, 4, 5। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इधर पहले B4H4 लिखते जाओ। ठीक, 4 और यहाँ 15 की जगह 5, और 5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BH2 यूनिट। ये क्या हो सकती है, एक BH2 यूनिट हो सकती है। बस फिर क्या था, फिर तो वही था जैसे अभी तक कर रहे थे। क्या हो जाएगा, B4 बाई 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, B4H4 × 2 कितना हो गया, 8H के मॉलिक्यूल हो गए, B4 ये वाले, H4 ये वाले, B को एक साथ कर लो, कितना, B8 और 8, 9, 10, 11, 12, H12। देखो 4 + 4 क्या हुआ है, 8, और 8 + 4 कितना हो गया, 12। बस इसको क्या करना है, अब वही सेग्रीगेट करना है, B8H8 .H4, इन चारों को क्या कर दो, हटा दो बाहर, डिसोसिएट कर दो। जैसे डिसोसिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, B8H8 4- B8H8 4- का मतलब क्या है, BnHn 4- और BnHn 4- क्या होता है हमारे पास, आइए देखते हैं, नीडो आता है शायद, BnHn 4- देखो BnHn 4- हमारा क्या आता है, नीडो आता है। समझ में आ गया, ये टेबल भी याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा नीडो स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल, इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस दे रखे थे, उसके हम लोगों ने स्ट्रक्चर निकाल लिए। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास, आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जाके सारे के सारे PYQs, कुछ भी बुक्स में मिले क्वेश्चंस, उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। बच्चों भरोसा मानिए, हर एग्जाम का ये क्वेश्चन पार्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट पार्ट होते हैं, और ये आपको फ्री में मार्क्स देके जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स होते हैं। एक बार आपको पढ़ने की जरूरत होती है और 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कभी भी आपको ये क्वेश्चन कोई भी देगा, किसी भी एग्जामिनेशन में आएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए।